हेलो स्टूडेंट, आज अपना नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और इस लेक्चर में हमको फर्टिलाइजेशन के बारे में समझना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझना है। इसके अलावा बेटा हमको गैमेट सेल या युग्मक कोशिका के बारे में पता लगाना है क्या होता है। स्टार्ट करते हैं गैमेट सेल या युग्मक कोशिका से। तो बेटा गैमेट सेल की बात करूं या युग्मक कोशिका की बात करूं तो इसमें एक शुक्राणु होता है जो कि मेल गैमेट है, एक अंडाणु होता है जो कि फीमेल गैमेट है। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पर्म और एग सेल। एक्चुअली में बेटा ये एग सेल को हम और क्या बोलते हैं, ऊटिड बोलते हैं बेटा, ऊटिड, ध्यान रखना। यहां पर स्पर्म की बात करते हैं बेटा, तो ये स्पर्म का डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिया हुआ बेटा। यहाँ स्पर्म की बात करें तो स्पर्म को मेनली हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उसका हेड वाला या सिर वाला पार्ट, सेकंड नंबर पे बेटा उसका जो नेक वाला या ग्रीवा वाला पार्ट होता है, थर्ड बेटा उसका मिडल पीस या मध्य खंड होता है, फोर्थ वाला होता है बेटा उसका पूंछ या टेल वाला पार्ट। इन्हीं के बारे में हमको डिटेल में जानना है। यहां पर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले हेड वाले पार्ट में। तो हेड वाले पार्ट में ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम या अग्रपिंड। इस एक्रोसोम या अग्रपिंड के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसिन एंजाइम बेटा। और ये एक्रोसिन एंजाइम क्या करता है, देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये हमारा एग सेल है। स्पर्म इधर से आएगा तो आकर पहले स्पर्म का हेड वाला पार्ट, और हेड में भी एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करेगा बेटा, यहाँ पर इन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा। एक्चुअल में ये हाइलुरोनिक एसिड होती है। यहाँ पर हाइलुरोडेज एंजाइम आता है और वो काम करता है, वो इसी के अंदर होता है। जब ये यहां से अंदर घुस जाएगा तो आगे वाली मेम्ब्रेन बेटा जोना पेलुसिडा, इस जोना पेलुसिडा को भी तोड़ने के अंदर भी इसका काम होता है एक्रोसिन का। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, इस स्पर्म को इस एग सेल के अंदर भेजने का काम करते हैं। तो सिंपली इसका काम क्या होता है, स्पर्म की एंट्री कराता है। सॉरी, यहाँ सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है। ध्यान रखना बेटा एक बात, सेकेंडरी oocyte ही होता है जिसके अंदर स्पर्म एंटर करता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte में स्पर्म का प्रवेश करवाता है। इसके बाद बेटा पीछे की तरफ देखे तो ये हेड वाला पार्ट, हेड का जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, सेल बायोलॉजी याद करो, याद किया होगा, याद कर रहे हो अगर आप तो आपको पता चल रहा होगा हैप्लॉइड क्या होता है बेटा। ऐसी सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और हम जानते हैं जो गैमेट सेल होती है बेटा ये हैप्लॉइड होती है। तो इसमें जो केंद्रक होता है इसका हैप्लॉइड होता है। दूसरा बेटा इसका केंद्रक देखो, न्यूक्लियस का गोल गोल नहीं है, न्यूक्लियस का, इसका न्यूक्लियस जैसा लंबा है। तो इसकी न्यूक्लियस कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है या दीर्घिकृत होता है, लंबा होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इसका नेक वाला पार्ट। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, नेक वाले पार्ट की बात करो तो एक ये दिख रहा होगा आपको सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये दिख रहा होगा। सेंट्रियोल मतलब कारक क्या है बेटा, ये दोनों सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं। अब देखो ये हेड वाला पार्ट है, सोच के बताओ हेड वाले पार्ट में ये सेंट्रियोल पास में है और ये सेंट्रियोल दूर है। और बायो के अंदर जब भी वर्ड पास और दूर करना होता तो हम बोलते हैं प्रोक्सिमल या डिस्टिल। याद करने के लिए आप बोल सकते हो बेटा P फॉर पास, P फॉर प्रोक्सिमल, D फॉर दूर, D फॉर डिस्टिल। और कहां कहां पढ़ा हमने, याद करो बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा बेटा। वहां पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कुंडलित नलिकाएं थी, पीसीटी और डीसीटी, प्रोक्सिमल और डिस्टिल। प्रोक्सिमल मतलब जो पास थी और डिस्टिल जो दूर थी। तो प्रोक्सिमल मतलब पास और डिस्टिल मतलब दूर। तो इसमें दो सेंट्रियोल होता है, एक इसके पास वाला जिसको हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, एक इसका दूर वाला जिसको हम डिस्टिल सेंट्रियोल बोलते हैं। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है बेटा ये क्या करता है, इसके अंदर इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जाता है और उस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट करवा देता है। मियोसिस 2 कंप्लीट करवा देगा। तो ये क्या करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएगा। और मियोसिस 2 कंप्लीट करवाने के बाद जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है बेटा। एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जिसको हम क्लोज्ड माइटोसिस, क्लीवेज या विदलन बोलते हैं।
तो उसमें भी ये हेल्प करवाता है बेटा, मतलब ये जाइगोटिक क्लीवेज यानी जो युग्मनज है उसके विदलन में भी हेल्प करवाता है। डिस्टल सेंट्रियोल की बात करूं बेटा तो ये क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट को बनवाता है। एक्सियल फिलामेंट यानी अक्षीय तंतु। एक्चुअल में क्या होता है, याद करो बेटा, आप अगर सेल बायोलॉजी आपको याद आ रही होगी तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर के बारे में। किसका स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, सीलिया का स्ट्रक्चर। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। तो ये वही है बेटा, एक्सियल फिलामेंट होते हैं। और ये एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, किससे बनते हैं, इस डिस्टल सेंट्रियोल से बनते हैं। इस डिस्टल सेंट्रियोल से बनते हैं और ऐसे आगे पूंछ के एंड वाले पार्ट तक ये रहते हैं, ऐसे पूंछ के एंड वाले पार्ट तक होते हैं। और यही एक्सियल फिलामेंट क्या करता है बेटा, इस पूंछ के अंदर मूवमेंट करवाते हैं, इस पूंछ के अंदर मूवमेंट करवाते हैं ये एक्सियल फिलामेंट। ध्यान रखना कौन बनाता है, डिस्टल। प्रोक्सिमल क्या करता है, यहां पर जाइगोट के अंदर क्लीवेज करवाता है और दूसरा मियोसिस 2 कंप्लीट करवाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बेटा आगे वाला पार्ट जो कि हमारा मिडल पीस। मिडल पीस की बात करूं बेटा तो इस मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होते हैं, एनर्जी के लिए सोर्स होते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये जो पार्ट है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। किस चीज के लिए एनर्जी बेटा, इस पूंछ को हिलाने के लिए, मूवमेंट के लिए, गति के लिए तो एनर्जी मिलती है। इसलिए इस मिडल पीस को हम एनर्जी चेंबर भी बोलते हैं बेटा। इसके बाद बेटा मैं बात करूं यहां पर इसके टेल वाले पार्ट की, तो यहां पर देखो ये एक्सियल फिलामेंट यहां से निकले हैं और इनका अरेंजमेंट याद रखना बेटा 9+2 टाइप का अरेंजमेंट होता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये अरेंजमेंट यहां दिया हुआ नहीं है, लेकिन सेल बायोलॉजी के थ्रू वो पूछ सकता है नीट के अंदर। तो ध्यान रखना ये आपके नीट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन नीट के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है। 9+2 टाइप का अरेंजमेंट होता है और ये क्या करता है, फिलामेंट मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद बेटा लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो टेल वाला पार्ट होता है। ये आपके ओवरऑल बेटा किसका स्ट्रक्चर हो गया, स्पर्म या मेल गैमेट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। बात करते हैं हम अपने फीमेल गैमेट के बारे में। तो फीमेल गैमेट के अंदर एक सेल या ओटिड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अंडाणु। ये स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा होता है बेटा। सबसे पहले ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल है जिनको हम बोलते हैं बेटा कोर्टिको ग्रेन्यूल। हिंदी वाले बेटा इसको ऐसे याद करोगे कोर्टिकल ग्रेन्यूल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर नीट कोर्टिको ग्रेन्यूल। और इसके बाहर बेटा देखो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और जो एग की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं बेटा ऊलिमा या अंडझिल्ली बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ऊलिमा या अंडझिल्ली। इसके बाहर बेटा ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है बेटा, इस ग्रीन कलर की लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। हिंदी में बोलेंगे बेटा पारदर्शी परत। ये जो जोना पेलुसिडा होता है ये दो काम करवाता है बेटा, ये दो काम करवाता है। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो आपने देखा होगा कभी कभार डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, बच्चा जिस जगह पर इम्प्लांट हुआ है वो जगह अच्छी नहीं है, तो या तो बच्चे को बचाना पड़ेगा या माँ को। और अक्सर ऐसे केस में बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, एबॉर्शन कर दिया जाता है और माँ को बचा लिया जाता है। ऐसा इसीलिए बेटा क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये देखो ये आपका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल यहां पर बना रहा हूं, ये यूटेरस है बेटा। होना कुछ यूं चाहिए था कि जो एम्ब्रियो है या जाइगोट है वो इम्प्लांट यहां या फिर यहां कहीं होना चाहिए, इस यूटेरस या गर्भाशय में होना चाहिए था। लेकिन बाय चांस बेटा वो कहां हो जाता है, इम्प्लांट यहां हो जाता है। अब सोच के देखो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इम्प्लांट हो गया तो फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली ट्यूब होती है, उसमें इतना बड़ा बच्चा कैसे होगा?
तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब अदर देन साइट, अपनी मेन जगह को छोड़कर कहीं और प्रेगनेंसी मतलब अपनी मेन जगह को छोड़कर कहीं और प्रेगनेंसी होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और जनरली बेटा ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। और जोना पेल्सिडा क्या करता है बेटा, इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने नहीं देता। क्या होता है कि ये जो जोना पेल्सिडा होता है बेटा, ये इस एग सेल को यहां पर कहीं चिपकने नहीं देगा। और सोच के देखो, अगर यहां पर कहीं चिपकने नहीं देगा तो एक सेल यहां से यहां आएगी, और जब एक सेल इस यूटेरस के अंदर एंटर करती है तब तक ये जोना पेल्सिडा हट जाती है। अगर जोना पेल्सिडा हट जाती है, जोना पेल्सिडा हटने की वजह से अब वो यहां कहीं आकर आराम से चिपक सकता है, और इसके चिपकने की प्रोसेस इम्प्लांटेशन होती है, और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है बेटा। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बेटा, ये ध्यान रखना। सेकंड बात बेटा, यहां पर क्या होता है, ये एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री इसके अंदर नहीं होने देता। एक्चुअल में क्या होता है, जब पहला स्पर्म यहां से इसके अंदर आता है, अंदर आते ही वो कोर्टिकोग्रेन्यूल्स, ये जो दिख रहे हैं, इन कोर्टिकोग्रेन्यूल्स के साथ वो कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो जोना पेल्सिडा है इसका पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, दूसरे कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर कर नहीं पाते। तो ये क्या करता है बेटा, ये एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को भी रोकता है। दूसरा बेटा, इसके जोना पेल्सिडा के और ऊलिमा के बीच में एक स्पेस मिलता है, ये आप स्पेस देख पा रहे हो, इस स्पेस को हम बोलते हैं बेटा पेरीविटेलाइन स्पेस या परिपित्तकीय स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीविटेलाइन स्पेस या परिपित्तकीय अवकाश बोलते हैं बेटा। इस जोना पेल्सिडा के बाहर एक और लेयर होती है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। एक्चुअल में जो जोना पेल्सिडा होता है बेटा, ये जोना पेल्सिडा एग खुद बनाता है, ये जोना पेल्सिडा एग खुद बनाता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बाहर जो सेल्स देख पा रहे हो, तो याद करो बेटा स्ट्रोमा सेल्स, याद करो ओवेरी या अंडाशय ये सेल बनाता है, उसकी सेल है ये, तो ये उसी की सेल होती है, और ये भी एक मेम्ब्रेन ही होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पहले एम्स में पूछते थे, नीट में आजकल पूछते नहीं है, तो इतना ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखना कि ये भी एक मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा या अरिये किरीट बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसके बाद इनके बीच में, इन कोरोना रेडिएटा या अरिये करिटी के बीच में बेटा कुछ एसिड के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, हाइल्यूरोनिक एसिड। और ये हाइल्यूरोनिक एसिड क्या होता है बेटा, ये हेल्प करता है इस स्पर्म को इसके अंदर एंटर करने में, ये हेल्प करता है इस स्पर्म की इस एग सेल के अंदर एंटर करने में। ये सब कुछ बेटा हमारे गैमीट सेल के बारे में है। अब बात करते हैं हम आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते किसे हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। देखो क्या हुआ, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो गया, जिसकी वजह से ओवेरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। इधर से मान लेते हैं फीमेल ने कोपुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी की थी, जिसकी वजह से स्पर्म इंटरनल वेजाइना के थ्रू यूटेरस में आ चुके हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एम्पुला तक पहुंचा, और ये स्पर्म भी एम्पुला तक पहुंचा। याद करो बेटा, एम्पुला या तुम्बिका बायोलॉजी के अंदर हर फूले हुए स्ट्रक्चर के लिए हम एम्पुला बोलते हैं, मैंने बताया था। तो फैलोपियन ट्यूब का फूला हुआ पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला, और उस एम्पुला में एग सेल और स्पर्म सेल दोनों पहुंचे। और अगर एग सेल के यहां पहुंचने के 48 आवर के अंदर 48 घंटों के अंदर अगर स्पर्म सेल यहां तक पहुंच जाती है तब तो फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाती है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए एक स्टेटमेंट पूछा गया था एम्स में कि हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी या पॉपुलेशन का रिजल्ट फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होता है।
ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा रीजन ये था कि इस एम्पुला वाले पोर्शन में, एम्पुला वाले पार्ट में बेटा दोनों का 7 या 48 आवर के अंदर अंदर पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो नहीं होगा, इसलिए हर एक पॉपुलेशन का रिजल्ट प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये सोच के कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी, गुड न्यूज आ सकती है कभी भी। ओके, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? फ्यूजन यानी मिक्सिंग, या हिंदी में बोलते हैं संलयन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte और स्पर्म सेल के मिक्स होने को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। इसके स्टेप्स की बात करूं तो क्या होगा? सबसे पहला बेटा सोच के देखो, इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन होगा। क्या होता है इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल से स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही होगा, ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के बाद में लगभग सेम टाइम पीरियड में स्पर्म और सेकेंडरी oocyte कहां पहुंचेंगे? एम्पुला या तुम्बिका वाले पार्ट में पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद बेटा क्या होगा? इस स्पर्म और इस एग सेल की सेल मिक्स हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में स्पर्म इस सेल के अंदर घुस जाएगा, पूरा का पूरा घुस जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ जितने भी मैमल्स या स्तनधारी होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा स्पर्म ही एग सेल के अंदर जाता हो, लेकिन हमारे अंदर होता है बेटा। हमारे अंदर पूरा का पूरा स्पर्म ही एग सेल के अंदर चला जाता है। तो क्या होगा? पूरा पूरा उसमें चला गया, मतलब दोनों मिक्स हो गए। और सेल के मिक्स होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सिनगेमी। तो क्या होगा? इसके बाद सिनगेमी होगा। सिनगेमी क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सेल, सेल मिक्स हो जाएंगे। कैसे मिक्स होगा? कैसे स्पर्म सेल उस एक सेल के अंदर जाएगा? तो देखिए यहां पर मैंने थोड़ा समझाया है, हालांकि ये अपने बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आप अगर नीट करते हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो उसमें ये थोड़ा यूज होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा? याद करो, बाहर वाली लेयर थी कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इसको भेदना पड़ेगा, तभी तो स्पर्म अंदर जा पाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेंगे, भेदेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? याद करो, वो हाइलुरोनिक एसिड दी। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या होती है? एक्चुअली बेटा ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मतलब सीमेंट जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? दो कोरोना रेडिएटा सेल्स को आपस में जोड़ेगा। अगर हमने वो एसिड ही खत्म कर दिया तो ये अलग हो जाएंगे, और अलग हो गए मतलब स्पर्म इजीली अंदर जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? याद करो, एक्रोसोम, एक्रोसिन एंजाइम, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। उनमें से एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इस हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करने की वजह से क्या होता है? वो कोरोना रेडिएटा को इजिली पेनिट्रेट कर देगा स्पर्म और अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो याद करो, इसके जस्ट अंदर जोना पेल्सिडा की लेयर है। अब जरूरी है इस जोना पेल्सिडा को भी वो भेदे या पेनिट्रेट करे ताकि उसके अंदर घुस सके। तो वो कैसा होगा? एक्चुअल में जोना पेल्सिडा, सोच के देखो, ये रही बेटा ये जोना पेल्सिडा, ये जोना पेल्सिडा है। इस जोना पेल्सिडा के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर या हम बोलते हैं बेटा ग्राही। ये क्या करते हैं? स्पर्म आता है, स्पर्म आकर स्पर्म का हेड वाला पार्ट एक्रोसोम बेटा वो यहां पर ऐसे जुड़ता है, और जैसे जुड़ता है, जुड़ने की वजह से अब क्या होगा? यहाँ पर ये पूरा छेद हो जाता है और ये पूरा पूरा अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम जोना पेल्सिडा को पेनिट्रेट करते हैं। देखो, हाँ, इस रिसेप्टर का नाम बेटा ZP3 रिसेप्टर है। तो क्या होता है? जोना पेल्सिडा कैसे पेनिट्रेट होगा? स्पर्म जो होगा वो ZP3 रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। ZP3 रिसेप्टर कहाँ होता है बेटा? ये जोना पेल्सिडा के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जब ये जुड़ जाएगा तो स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा। स्पर्म अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट स्पर्म एंटर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ मैमल्स में पूरा स्पर्म नहीं जाता, लेकिन ह्यूमंस में बेटा पूरा ही स्पर्म अंदर चला जाता है। इसके बाद क्या होगा? जब चला गया तो अब क्या होगा? याद करो, उस स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था, वो क्या करेगा? पहले तो इसका रेप्लिकेशन होगा, 1 से 2 बनेगा, एक इस पोल पे रहेगा, एक इस पोल पे, बीच में उस सेकेंडरी oocyte के क्रोमोसोम्स रहेंगे बेटा। और अब क्या होगा? यहां से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ऐसे इन पे जुड़ेंगे ये स्पिंडल फाइबर, और कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर कुछ इस तरह से कंडीशन आएगी। याद करो, एनाफेज, अगर आपको याद हो,
ऐसा कुछ होगा, दोनों अलग हो जाएंगे, एक एग सेल या ओटिड बन जाएगा, दूसरा बेटा पोलर बॉडी सेकंड बन जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओटिड या एग सेल बन जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये हो चुका है। अब देखो इस साइड है मान लो एग सेल का न्यूक्लियस और ये स्पर्म सेल का न्यूक्लियस, अब ये दोनों न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस याद करो बेटा, वर्ड कैरियो, तो क्या होगा, न्यूक्लियस मिक्स हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म मिक्स होगा पहले तो, इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होगा जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मोगेमी, और उसके बाद में न्यूक्लियस मिक्स हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। अब न्यूक्लियस मिक्स हो चुका है तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आएंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। होमोलोगस क्या होता है पता है आपको, मान लो मेरे अंदर, मैं फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करूं तो मेरे अंदर क्रोमोसोम का एक पेयर है, हो सकता है ये पहला क्रोमोसोम पापा से आया हो, ये मम्मी से आया हो, दोनों के अंदर ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम था, मेरे अंदर आया और दोनों सेम एक जगह पर आ गए, तो ये पेयर हो गया, ये जोड़ा हो गया, और ये जोड़ा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस तरह से क्या होते हैं, अब बेटा स्पर्म के और एग सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर से पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जिससे अब क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सॉरी एम्फीमिक्सिस, और इसके बाद में क्या बन जाएगा बेटा, आपका जाइगोट पूरा पूरा बन जाएगा। ये आपके ओवरऑल फर्टिलाइजेशन के बारे में है, हालांकि इतना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बात करो तो सिंपल जान रखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म सेल और एग सेल मिक्स हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये कहाँ होता है, एम्पुला के अंदर होता है। बस यही कुछ नॉर्मल से पॉइंट है, हालांकि आप अगर बेटा नीट के लिए जा रहे हो तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। ये आपके ओवरऑल बेटा फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इम्प्लांटेशन कैसे होता है। एक्चुअल में उसको इम्प्लांटेशन बोल दिया हमारे एनसीईआरटी में, मेन टॉपिक होना चाहिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे ये जाइगोट बेटा एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, और कैसे वो एम्ब्रियो एक फीटस बनता है, और कैसे फीटस एक बेबी बनता है। ये सारी की सारी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ प्लीज नोट्स बनाना।